So next topic is law of chemical combination, deals with some empirical laws and govern the chemical changing. तो जो बुक है आपकी उसमें बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए लॉज दिए हुए हैं और ये आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे, जिनको थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेंगे कि क्या है। तो कौन कौन से लॉज हैं? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एंड देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ओके, ये आपने बहुत कॉमनली पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Mass of total reactants is equal to mass of total products given. इट इज सेम एज लाइक व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना आपने? Yes, ma'am. हाँ, so what is the law of conservation of energy? Ma'am, total energy. It is like that energy Yes, ma'am. cannot be created nor be destroyed. It can be only Now be transferred from destroyed. one form to another form, right? Yes, ma'am. So according to the same as conservation of energy, we also can say that mass cannot be created or not be destroyed. Now Okay? be destroyed. Yeah. So let's. So what, first one is our law of conservation of mass that is established by whom? French chemist Lavoisier. Levels. ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट क्या था? In any chemical reaction, the initial weight of reacting substance, that is the reactants, is equal to the final weight of the product. तो हमारे पास आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, दैट इज द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट. लेफ्ट पार्ट इज व्हाट? रिएक्टेंट्स एंड द राइट पार्ट इज प्रोडक्ट. तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, उस केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है वो हमेशा और हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है उनका प्लस करने के सारे मासेस का कुछ और आंसर आ रहा है और प्रोडक्ट का प्लस करने का कुछ और आंसर आ रहा है. ये कभी भी नहीं होगा. जितना हमारे रिएक्टेंट का मास है उतना ही हमारे प्रोडक्ट का मास होता है. ठीक है, तो लेविसियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मरकरी से, जिसके थ्रू उन्हें ये पता चला था कि इस तरीके का जो हमारे पास है लॉ एक डिजाइन हुआ था. ये आपकी वैसे बुक में. तो एग्जांपल अगर हम देखते हैं, द मास ऑफ द रिएक्टेंट व्हाट इक्वल ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट. तो अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम का कितना होता है मास, पता है? हाँ, ठीक है, 24.3. ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से. तो 24.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने हमारे पास हैं मॉलिक्यूल? 2 एटम्स हैं यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे पास इसका जो मास आ जाएगा ओवरऑल मैग्नीशियम का, दैट इज व्हाट? 48.6. एक सिंगल ऑक्सीजन एलिमेंट का कितना होता है मास? ऑक्सीजन का 16 होता है. ठीक है, तो 16 into 2 कितना हो जाएगा? बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट. ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई 16 into 2 32. व्हेन वी एड अप दिस 48.6 plus 32, तो हमारे पास कितना आएगा? 80.6. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास किसका? रिएक्टेंट का मास. बात करते हैं प्रोडक्ट के मास की. तो हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका मास निकालना आता है ना? क्या करते हैं हम? मैग्नीशियम का जो मास है दैट इज 23.4 24.3 प्लस व्हाट? 24.3 प्लस 16. फिर जो आएगा आंसर उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से. तो वो भी हमें क्या आंसर देता है? 80.6. तो इसका क्या मतलब है? कभी भी कोई भी रिएक्शन हो, उसके लेफ्ट पार्ट का मास का सम और राइट पार्ट के मास का सम हमेशा और हमेशा इक्वल होता है. ठीक है, तो आप कोई सा भी एक एग्जांपल, कोई सा भी कहीं से भी कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, आप उसका मास को ऐड करके देखिए दोनों साइड के, आपको हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल मास मिलेगा. तो ये दो एग्जांपल है यहाँ पर. HCO का है, देन NaCl का एग्जांपल है. कोई सा भी एग्जांपल, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो या फिर कंपोजिशन रिएक्शन हो, कैसे भी आप ले लीजिए,
हमेशा हमेशा दोनों साइड का आपको मास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इसको भी इस तरीके से हम मानते हैं कि एक और इसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है, वाटर, राइट। तो जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर जब आप इनका भी सम, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट का 1 1। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल भी कितने हैं, 2। तो यहाँ पर ये टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2H2 हाँ 2H2 का मास and कितना हो जाएगा, 2H2 हाँ 2H2 का मास कितना 4 हो जाएगा, 4 4। वाई 4, बिकॉज सिंगल एलिमेंट का 1 1 into 2 होता है, H2 का हो जाएगा 2 और 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास 4। और O2 का मास कितना हो जाएगा, 132 32, राइट। तो 32 प्लस 4 कितना हो गया, 36 36। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पर है हमारा H2O। तो H2 का मास कितना हो गया, 2 2 प्लस व्हाट, ऑक्सीजन का मास 16 16, 16 2 प्लस 16 18 व्हाट, 18, 18 इंटू 2 व्हाट, 18 36 36। तो सेम हो गया रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम हो गया। तो यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। So that is also called conservation of mass. That is also called the law of indestructibility of matter. Why indestructibility? क्योंकि कहीं पर भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है मास का, ठीक है, आपको कहीं भी डिस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है। That is why it is called what, law of indestructibility of matter. तो जैसे हम एनर्जी के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं, वैसे मास के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया, दैट इज द लास्ट टाइम, देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन और लॉस ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। ना ही तो मास का कोई गेन होता है, ना ही लॉस होता है, फाइन। सो द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। अच्छा, तो सब्जेक्ट मतलब ये जो अब टॉपिक है लॉ का, कांस्टेंट कंपोजिशन, क्या समझ आता है इससे? अगर किसी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें या किसी हम हमकी एलिमेंट कंपोजिशन मॉलिक्यूल, कांस्टेंट रहेगा किसमें, हम दोनों साइड दोनों साइड कंपोजिशन सेम रिएक्टेंट्स रहेगा। और प्रोडक्ट्स। अच्छा, एग्जांपल दे सकते हैं कैसे, जैसे अभी मान लो H2O2 देखा हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाई, अब इसमें कैसे बता सकते जैसे वहाँ 2H2 था, हैं? मैम इधर भी 2H2 था, मैम उधर O2 था तो मैम इधर 2O था। फाइन, यस, इसका ये तो मतलब है ही है, और साथ में क्या मतलब है कि जैसे मान लो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, वाटर, दैट इज H2, राइट। तो H2O का मतलब तो क्या हुआ, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास। अब बात करते हैं कि वाटर जो हमें मिला, या तो वाटर हमें एक ही सोर्स से तो मिलता नहीं है, वाटर हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है, बनता हुआ H2O2 से ही है, लेकिन कहाँ से मिलता है, अगर आप बात करो तो आइस से भी हमें वाटर मिलता है, रेन वाटर भी क्या होता है, नॉर्मल वाटर की तरह ही ट्रीट होता है हमारे लिए, अगर रिवर वाटर भी क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सोर्स ऑफ वाटर्स है। इसका मतलब ये है कि कोई से भी सोर्स से अगर आपको H2O मिल रहा है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। H2O की बात करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, प्रपोर्शन की बात करेंगे, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। What it calls, different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass. बात जैसे H2O की बात करते हैं, तो अगर इस टोटल H2O मॉलिक्यूल को हम क्या लें, 100% लें, ठीक है, तो 100% के हिसाब से हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा इसमें, 11%, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 89%।
अकॉर्डिंग टू द मास। परसेंट निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं? मैम टोटल अच्छा चलो, जैसे मान लो H2O में मुझे ऑक्सीजन का, H2O में मुझे ऑक्सीजन का निकालना है। हम तो फिर ऑक्सीजन के मास को हाँ, ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे हाँ, मैम टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है कि ऑक्सीजन, H2O में ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा और हमेशा, चाहे कोई से भी सोर्स से हमें H2O मिले, हमेशा और हमेशा जो ऑक्सीजन होगा वो 89% होगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो हमेशा हमेशा 11% होगा। तो ये डेफिनेट प्रपोर्शन में ही मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। समझ आ गया? तो जो मैं अभी आप बता रही थी वही है कि आपको चाहे वो वाटर रेन से मिले, रिवर से मिले, वाटर पंप से मिले, उसमें हमेशा हमेशा क्या होगा, 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा और 8 पार्ट ऑक्सीजन। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अच्छा, तो क्या डिफरेंस होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शन में? ये क्या बताएगा हमें? हम वैरी करते रहते हैं, वैल्यू हो जाता है, सॉरी, कांस्टेंट रहती है मैम, कांस्टेंट में सेम रहती है और मैम मल्टीपल में मैम वेरी कर जाती है। मल्टीप्लाई वेरी कर जाती है। मतलब हाँ, और वो क्यों वेरी कर जाती है? देखो होता क्या है कि जरूरी नहीं ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हमेशा और हमेशा में वाटर ही मिले। किस पर डिपेंड करता है? आपने जो जो सराउंडिंग्स दी हुई हैं, जितना आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, कितने मॉलिक्यूल्स आप उसको दे रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर ही मिले। और क्या मिल सकता है वैसे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से? बता सकते हो कुछ? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, यस, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो हमें ये भी मिल सकते हैं उन दोनों को ऐड करने से। तो this law is stated that when two elements combine to form more than one compound, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर मान लो एक से ज्यादा तीनों ही चीजें बना रहे हैं, then the masses of one element which combine with the fixed mass of the other element are in ratios of small whole numbers or simple multiple ratios. एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला? CO2। ठीक है, अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें क्या है, 12 पार्ट्स मास की अगर बात कर रहे हैं तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। ठीक है, कार्बन का 12, 12 होता है। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। फाइन। बात करके कार्बन डाइऑक्साइड की, इसमें कार्बन का मास तो 12 ही है, ये तो हमारे पास फिक्स्ड है, लेकिन ऑक्सीजन का जो चेंज हो रहा है, अब इसमें ऑक्सीजन का कितना है? 32। 32। 32। और फर्स्ट वाले में हमारे पास है 16 और सेकेंड वाले में क्या है? 32। जब आप इसका रेशो निकालोगे ऑक्सीजन का, तो रेशो निकाल सकते हैं? रेशो निकालेंगे तो कितना आया हमारे पास? 12:30। 12:30, 16:32। हम तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना ओनली। यस मैम, समझ 16 में आ होता रहा है? देखो कार्बन तो क्या है, फिक्स्ड प्रपोर्शन में है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 12 पार्ट्स है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 पार्ट्स है, तो सेम रेशियो में है। ठीक है, और ऑक्सीजन फर्स्ट वाले में 16 पार्ट है, सेकंड वाले में 32 पार्ट है, तो 16:32, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 1:2। 1:2। तो जो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट, दो मॉलिक्यूल मिलकर अगर मोर देन वन कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उन कंपाउंड्स का जो रेशियो होगा ना, जैसे फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कार्बन का देखोगे तो क्या रहा है, या तो सेम प्रपोर्शन में मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे हमें, मल्टीपल प्रपोर्शन में, लेकिन क्या होगा, एक इंटीजर नंबर मिलेगा हमें रेशियो। ठीक है, अब जैसे कार्बन तो क्या है, सेम प्रपोर्शन में मिल रहा है
और ऑक्सीजन हमें क्या मिल रहा है, मल्टीपल प्रपोर्शन में मिल रहा है, लेकिन मिलेगा हमें प्रपोर्शन में। ये क्लियर है? कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा कि वहां पे 1.2 है या 1.5 है, ऐसे कभी नहीं मिलेगा। हमेशा 1:2:3 या 3:4 इस तरीके से मिलेगा। दैट इज ऑल्सो, अब जैसे हाँ क्यों हम ले रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर भी बना रहे हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो H2O में ये बताओ हाइड्रोजन के कितना मास है मैम 2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मैम 2 2। तो ये तो क्या हो गया, सेम प्रपोर्शन हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन की। H2O में ऑक्सीजन का कितना प्रपोर्शन है मास का, सर कितना पार्ट है, मैम 1। और पेरोक्साइड में मैम 2 2, तो ये कितना आ गया आपका 1:2। वाई, बिकॉज देयर 16 एंड 32, 16:32 कितना हो गया 1:2। तो हमेशा या तो आपको चीजें सेम प्रपोर्शन में मिलेंगी या मल्टीपल प्रपोर्शन में मिलेंगी, जो कि आप क्या होगा 1:2, 2:3, 3:4 या 1:4 इसी प्रपोर्शन है, मतलब प्रपोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई रैंडम आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। फाइन, अब जैसे इसको भी देख लो, बात कर लो NO, NO2, N2O, N2O2। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रिक डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रिक, हाँ ठीक है, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो NO की बात करें अगर, तो N का मास कितना होता है, मैम का मास नाइट्रोजन का 14 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16। 60। अब देखो, अब देखते जाओ इधर, NO में हमारे पास नाइट्रोजन 14 है, NO2 में भी 14 है, N2O की बात करें तो 28 हो गया, N2O2 की बात करें तो 28 हो गया, और N2O5 की बात करें तो 28 हो गया। इसका रेशो निकालोगे तो क्या आएगा 1:1:2:2:2। ठीक है, बात करो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है 16, 32, 16 अगेन 32 एंड देन 18। तो ये भी कितना हो गया 1:2:1:2:5। यही आया इसका। तो यानी कि एक प्रपोर्शन में आप उसको क्या कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि इसमें तो 1 है उसमें आपको 1.2 मिल रहा है, 1.34 मिल रहा है। हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन, मतलब डेफिनेट एक आपको रेशियो मिलेगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। इट इज सेड when two different elements separately combine with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine with each other shall be either in the same ratio or some simple multiple of it. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा 1/1 कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CH4 बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा H2O बनाएगा, और जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे तो CO2 बनाएंगे। यानी कि हमें इस एक रिएक्शन से 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्लियर है ये? समझ? Yes, ma'am. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि 2, यानी कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन का अलग एक मास जो उसके साथ डिफाइन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का एक अलग है, वो अलग उसमें डिफाइन हो रहा है, लेकिन दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक डेफिनेट प्रपोर्शन यानी कि 1 ग्राम H2 के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर उसमें मिलेगा आपको, वो किसमें होगा, डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये आपके सारे जितने भी लॉस थे, ये सारे लॉस सारे समझ में आए हैं, या किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा समझो। मैम
मैम लास्ट की, मैम लास्ट वाली लास्ट तो वाला समझाओ। मैम देखो पहले स्टेटमेंट ढंग से देखो। मैम when two different elements, जैसे हमने क्या लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है। तो टू डिफरेंट एलिमेंट हो गए कार्बन और ऑक्सीजन, they are यस separately मैम combined with fixed mass of third element. What is the third element? Two different masses हाइड्रोजन of element, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, that is combined with the fixed mass of the third element, that is what, हाइड्रोजन। इतना हाइड्रोजन क्लियर हो गया कि इसमें क्या हो रहा है यस मैम कि दो एलिमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड मास वाले किसी थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। then the proportion in which they combine with each other shall be either in the same ratio or some multiple of it। ये जो हमने अभी तक देखे हैं ये उसी का ही एक एडवांस वर्जन है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो, कार्बन जब हाइड्रोजन H2 के साथ कर रहा है ना कंबाइन, तो आपको क्या दे रहा है, CH4। अब यहाँ देखो कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है ना, और जब वो CH4 बना रहा है उसमें भी कार्बन का क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये तो सेम प्रोपोर्शन में हो गया, ठीक यस है। मैम और यहाँ पर क्या है, H2, और वो वहां जाकर प्रोडक्ट में जाकर कितना बना रहा है, H4। H2O नहीं नहीं, मैं तो कार्बन की बात कर रही हूँ, CH4 में मैम H4 H4, और यहाँ पर कितना है रिएक्टेंट में H2, और वहां जाकर H2 कितना हो रहा है, H4 H4। तो यानी कि 2:4 कितना हो गया, 1:2। 1:2 हाँ, तो हाइड्रोजन का जो यस रेशियो मैम आया वो हमारे पास आया 1:2, और कार्बन 1:2 का तो कितना है, पहले भी 1 था और अभी भी 1 है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि द प्रपोर्शन इन विच दे कंबाइन, वो किस प्रपोर्शन में कंबाइन हो रहे थे, 1:2 में कंबाइन हो रहे थे, ठीक है। विच ईदर द शेल बी ईदर इन द सेम रेशियो। अब 1:2 में कंबाइन हो रहे हैं तो या तो आपको 1:2 मिल सकता है सेम रेशियो, और अगर नहीं देन सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, ठीक है। तो अब देखो आपको सी क्या है, सिर्फ एक ही है ना यहाँ पर, यस मैम और H2 कितना है, टू, टू मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, 2 है ना, टू एलिमेंट। तो 1:2 हो गया ये तो, लेकिन वहां जाके कार्बन का एक एलिमेंट और हाइड्रोजन के चार, तो ये कितना हो गया, 1:4। तो टू जो है, यस मैम जो 4 है वो टू का ही मल्टीपल है ना। यस मैम तो वो आपको यही बता रहा है कि जब दो अगर कंबाइन हो रहे हैं तो या तो आपको वो सेम प्रपोर्शन में मिलेंगे प्रोडक्ट में, या उनके किसी मल्टीपल में मिलेंगे। अब ऑक्सीजन की बात कर लो, जैसे ऑक्सीजन के भी यहाँ पर क्या है, O2 है, वहां पर H2 है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ठीक है। तो H2 तो हमें एज इट इज मिल रहा है, लेकिन यस मैम O2 क्या हो रहा है, उसका प्रपोर्शन है, यानी कि 1 और 2 तो मल्टीपल प्रपोर्शन ही है ना, 2:1 का। और ऐसे ही CO2 को देखोगे तो C+O2 मिलकर CO2 बना रहे हैं, जो कि क्या है, सेम प्रपोर्शन में। तो यानी कि एलिमेंट्स जो होंगे वो आपको प्रोडक्ट साइड में या तो सेम रेशियो में भी मिल सकते हैं, और अगर डिफरेंट रेशियो में मिल रहे हैं तो वो उसके मल्टीपल में ही मिलेंगे। वो ये इस पूरे स्टेटमेंट का ये मतलब है। अब क्लियर है, यस मैम ठीक है। तो आपको कभी भी, मैं वही बता रही हूँ, आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा कि H1/2 या 3/2 या 3.333, ऐसे कभी भी नहीं मिलता है, हमेशा प्रपोर्शन में ही मिलते हैं। या तो यहाँ अगर 1 है तो वहाँ पे 4 मिल जाएगा, 2 है तो 4 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो आपको मल्टीपल्स में ही मिलेंगे वो, या तो सेम होगा या उसका कोई मल्टीपल प्रपोर्शन होगा। क्लियर। तो एटम के बारे में क्या क्या जानते हो। मैम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट तो देखो सबसे पहले जो एरिस्टोटले थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, दैट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटोमॉस। उन्होंने एटम्स नाम नहीं दिया था, पहले एटोमॉस दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जितना भी कोई भी मैटर है
वो किसका बना हुआ था, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ था जिसको हम बोलते हैं एटोमॉस। और ये किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। Aristotle. तो अब जो भी चीज हो, कोई जरूरी नहीं है, एनीथिंग, वाटर, एनीथिंग, तो जो एटोमॉस होते हैं जिनको आज हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, तो उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, to Democritus, atoms were small, hard particles like marble with different shapes and sizes. तो अभी हमने पढ़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स अलग अलग होते हैं, राइट। किसमें अलग होते हैं, एक तो साइज में अलग होते हैं और शेप में अलग होते हैं, ठीक है। एटम्स वर इनफाइनाइट इन नंबर, ऑलवेज मूविंग एंड केपेबल ऑफ जॉइनिंग टुगेदर। एटम्स एक साथ मिलते हैं तभी तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमें एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरी आती है, ये अभी हमने देख लिया, तो एक एक बार मुझे जल्दी से बता दो, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Ma'am, law of conservation of mass, ma'am, total mass of reactants for the total mass of product. देन व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। Um, ma'am, it's the ma'am ratio will be the same or रेशियो विल बी द सेम ma'am in व्हाटएवर the द सोर्स इज। यस। in the yes ma'am. व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। Ma'am, the ratio will be in the multiple या form of the either reactant. it is the same ratio or the multiple ratio when two or when two elements combine to make a compound, okay. So it is not necessary that we get always the same compound. We can get the different compounds. But in that compounds, the ratio of the elements will be in the same proportion or in the multiple proportion. Right? Yes ma'am. Now, what is the Dalton's model? According to the Dalton's atomic theory, ये आपके important है क्योंकि as it is question आ जाता है कि what is the Dalton's atomic theory, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 points लिखने होते हैं about the atom, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से देख लो कि क्या क्या है। First one is all matter is made up of what, atoms, fine, Yes. ये हमें पता है। What is second, atoms of the same elements are alike. What does it mean, कि अगर आप ले रहे हो, क्या लिया आपने, मान लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक जैसे ही होंगे। अगर आप सेम एलिमेंट ले रहे हो ना, तो जितने भी एटम्स होंगे सब एक जैसे ही होंगे, उनमें सेम टाइप, सेम नंबर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक Yes है। ma'am. बात करें किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो अलग होंगे, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सारे हाइड्रोजन के एटम्स एक जैसे होंगे। बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटम अलग होगा और ऑक्सीजन का अलग होगा, ठीक है। व्हाट इज Yes. फोर्थ, दैट कंपाउंड हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन by weight and combined in a small whole numbers ratio. ये अभी जितने भी हमने मतलब वो पढ़े हैं उस पे किया हुआ है, ये जितने भी हमने लॉस पढ़े हुए हैं। तो कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, जैसे H2O की बात कर लो, H2O इज अ कंपाउंड, ठीक है। तो वो क्या है, Yes H2O। उस पूरे H2O कंपाउंड में हाइड्रोजन का एक फिक्स रेशियो है, ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो है, और वो हमेशा और हमेशा इसी रेशियो में मिलेगा आपको। तो जो कंपाउंड होता है उसका एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, बाय व्हाट, बाय वेट एंड कंबाइंड इन अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो ये डाल्टन की थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और एक, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर दैट्स व्हाई इट इज सब डिवाइडेड, इसको डिवाइड, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, यानी कि एटम को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं और छोटे पार्टिकल या divide. और छोटी
तो इनमें हम उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट डिवाइडेड। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Fine. So this theory became one of the foundation of the modern chemistry. तो Dalton's theory के ये 5 और जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, तो इनको याद रखना। तो मुझे वन बाय वन बता दो क्या क्या है Dalton's theory में। Atoms, ma'am, all matter are made up of atoms. हम्म, Ma'am, atoms cannot be divided. Ma'am, ओके, divide. यस, Ma'am, at- और atoms cannot be, ma'am, vary from. okay, you are trying to say that it cannot be in a compound that there are a fixed ratio of atoms. Yes, Yes, ma'am. and then Yes, ma'am. Ma'am, atoms of the same elements are alike. और थर्ड पॉइंट क्या था? Suggest opposite what? Ma'am, it is in composition. It can, ma'am, change the values. It's not varies. They are always in a fixed proportion. Yes, See, ma'am. the third It's point is proportional. second point is atom of the same element are alike, and the third point is that atoms of the different elements are not the same. Okay, they are different. Then it is compound have a definite composition by weight and combine in small whole numbers ratio. Fine. Please इनको याद कर लेना because these are the important points. तो हमने पढ़ा था कि मोल किसकी यूनिट पढ़ी थी हमने? 7 यूनिट्स पढ़ी थी ना हमने, फंडामेंटल यूनिट, राइट? Yeah. तो मोल किसकी यूनिट थी? Quantity of matter. क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो यूनिट है, यानी कि किसी भी जगह पर अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने ली है, तो हम किस में लेते हैं? मोल में। अच्छा, Mole. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें मोल की ही जरूरत क्यों पड़ी? हम ग्राम भी ले सकते थे, किलोग्राम भी ले सकते थे, कुछ और भी ले सकते थे, ठीक है? जो हमारे पास यूनिट्स थी उनमें से ही कुछ भी ले सकते थे ना, क्योंकि हमें तो मास ही तो मेजर करना है। क्वांटिटी ऑफ व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मैटर इज व्हाट? मास, राइट? तो हम ग्राम में भी ले सकते थे, तो ग्राम की जगह मोल को क्यों लिया गया? डू यू नो दैट? And because atoms are very small in size. यस। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमें 12 पेन लेना होता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 12, व्हाट इज कॉल्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 इज डजन, राइट? Doesn't. बट या बात करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो कि जो आप ब्लैंक A4 साइज पेपर लेने जाते हो, Yes, ma'am. A4 साइज पेपर्स का जो बंडल होता है वो 500 पेपर्स का होता है। तो 500 पेपर्स के बंडल को एक स्मॉल, जैसे हम 12 को डजन बोलते हैं, ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं? 500 पेपर्स को, दैट इज कॉल्ड रिम। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं? बड़ी यूनिट्स को, मतलब ये कहने की बजाय कि हमें 12 पेन दे दीजिए या ये दे दीजिए, एक डजन पेन, यानी कि उस बड़ी सी यूनिट को हमने क्या कर दिया? छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? ऐसे ही 500 पेजेस, उसको हमने क्या कर दिया? एक फ्रेम, उसको हमने छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से क्या है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल, यानी कि अगर आप ग्राम की बात करोगे तो आपको ग्राम में बहुत लोअर लेवल पे जाना पड़ेगा उस एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास मेजर करने के लिए, ठीक है?
इसीलिए हमने कौन सी यूनिट को वो किया है, दैट इज मोल। सो अ मोल इज, और मोल को क्या लिखते हैं, MOL, और स्पेलिंग पूरी MOL ही होती है, लेकिन जो सिंबल होता है दैट इज MOL। So a mole is defined as the quantity of a given substance that contains the same number of elementary entities. What is the elementary entities? Molecules, formula units, atoms, ions. किसी का भी अगर आप मास की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, तो उनको हम सबको सबको किस में मेजर करेंगे, मोल में। So as the number of atoms in exactly 12 gram of carbon. So why it is called 12 gram of carbon? कि हमने कार्बन को ही क्यों चूज किया था, मतलब कार्बन 12 की बात क्यों होती है, क्योंकि जैसे मान लो आप किसी भी चीज को मेजर करते हो बैलेंस के थ्रू, है ना। तो जब हम बैलेंस के थ्रू किसी भी चीज को मेजर करते हैं, आपने सब्जी लेते हुए देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, जो एक तराजू होता है, बैलेंस होता है हमारे पास, उसके एक साइड पे क्या रखते हैं, वेट रखते हैं, है ना। उस वेट पे लिखा होता है 1 kg, 500 ग्राम, और उसके उसके बराबर की हम सब्जी लेनी है या जो भी दूसरी चीजें लेनी है, उसको हम दूसरी तरफ रखते हैं। और जब वो बैलेंस हो जाता है, इट मीन्स कि हमने जो सामान लिया है वो उसके बराबर का है, जितना भी वेट वो दूसरी साइड रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमें मेजर करने के लिए कुछ चाहिए था, तो उस स्टैंडर्ड को, यानी कि वो वेट जो बनाया गया उसको तुम क्या मान लो, कार्बन 12, ठीक है। तो यानी कि कार्बन 12 को, जितना कार्बन 12 है उसके अकॉर्डिंग हम क्या मेजर करते हैं, मोल को मेजर करते हैं। तो C12 हमारे लिए क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो कार्बन 12 में कितने ग्राम्स होते हैं, 12 ग्राम। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाकी सारी चीजों को मेजर किया गया, उसको मेजर करने के बाद जो जो आता गया हम उसको लिस्ट बनाते चले गए, ठीक है। A mole is a number of atom or molecules in 1 gram of hydrogen और 12 ग्राम of carbon। कभी कभी कार्बन की जगह हम किससे भी मेजर कर लेते हैं, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन छोटी क्वांटिटी है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते, कार्बन 12 को ज्यादा यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज द नंबर 6 into 10 to the power 23 is called 1 mole और Avogadro's constant in honor of Emilio Avogadro। पढ़ा होगा ना आपने एवोगैड्रो नंबर, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एक मोल में कितना नंबर होता है, 6 into 10 to the power 23। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो जब भी आपको ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है कि 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, सो 1 मोल इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 23, ठीक है, ये याद रहेगा। 1 mole of atoms of any element will have a mass equal to its relative atomic mass expressed in grams। तो जो 1 mole of atoms को हम ले लेते हैं of any element, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे, मासेस के बारे में बात कर रहे थे, किसका 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो ना, सेंटीमीटर को आप किलोमीटर, सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो। सेम लाइक दिस, मोल को हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी सब्सटेंस का मास निकाल रहे हैं, तो 1 मोल सब्सटेंस का मास निकालेंगे तो आप यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब देखो, अगर आप बात करो एक कार्बन एटम, आपने कार्बन एटम लिया, उसका एक मोल कितने के बराबर होता है, 12 ग्राम। जो आपने बताया था ना अभी कि कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो किसमें था, ग्राम। तो उस 12 ग्राम को सिंपली जब आप एक सी लिखा हुआ होता है, उसका मतलब है कि वो एक मोल है, ठीक है। दैट इज द 1 मोल ऑफ कार्बन, दैट इज इक्वल टू द 12 ग्राम। क्लियर है। तो जो हम बात कर रहे थे मास की, वो किसमें थे, ग्राम में। लेकिन वो जो ग्राम, चाहे 12 ग्राम हो, 24 ग्राम हो, 63.5 ग्राम हो,
वो है क्या सब 1 मोल। तो 1 मोल का जो कन्वर्जन होगा वो सारे एटम्स के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी ले रहे हो। तो क्वांटिटी को हम किस में मेजर कर रहे हैं, मोल में। लेकिन जब जैसी मास की बात आती है उस मोल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मास में। और वो हर एक एटम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। Yes, ma'am. तो उसके बाद क्या आएगा, आपके मॉलिक्यूलर वेट आएगा, फॉर्मूला वेट आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। ये सारी चीजें अब हमें बनाने को आएंगी। तो इसलिए पहले एक बार जितना पढ़ाया है आज मॉलिक्यूल्स के मोल्स के बारे में, एक बार मोल्स के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके जो आज पढ़े हैं थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे पहले। तो एक बार ब्रीफ ले लेना, Yes. क्वेश्चंस कर लेंगे कितना समझ में आया। क्योंकि जैसे पिछली बार सिग्निफिकेंट फिगर्स में और अब में थोड़ा सा क्लियर तो हुआ होगा पढ़ने के बाद, है ना। अच्छा चलो ये बताओ, Yes, ma'am. 0.05 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1. 1। ठीक है, 0.505 इंटू 10⁻23 में कितने सिग्निफिकेंट है, 3 into 10 to the power 23. तुमने गलत समझा उस चीज को। लिखने का मतलब ये है कि जब आपको आंसर देना है, आंसर किस में देना है, मैंने किस में बताया था, प्लस में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेशन में, उसमें आपको वो चीजें लिखनी है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो फिर आप कितना बताओगे, 3. 3। सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ एक नंबर बताना है, उसके साथ नहीं ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने कब कहा था कि कब, जब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, उसमें आपको जब आप फाइनल आंसर दे रहे हो उसमें आपको लिखना है। ठीक है, वहां से नहीं हटाना, ये मैंने कहा। इतना क्लियर है। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, कंपाउंड्स पढ़े थे, मिक्सचर्स पढ़े थे, वो क्लियर है सब। Yes, ma'am. आज हमने 4 लॉ पढ़े हैं, वो चारों लॉस क्लियर हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना, आज हमने लॉस पढ़े हैं, सारे लॉस को एक बार देख लेना, गो थ्रू हो लेना, और मोल के बारे में पढ़ लेना कि मोल यूनिट है क्या चीज। ठीक है, तो एक बार मोल्स पढ़ लेना। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे अब, इनके फॉर्मूला बनाने को आएगा। और एक चीज, जिन थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 30 तक मासेस याद कर लेना, क्योंकि ये सब मास पे डिपेंडेंट है। और बेसिक कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, एटलीस्ट इन सबके याद होने चाहिए। ठीक है, तो मास याद कर लेना जरूर से, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको मास ही मास पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अब हम मास ही पढ़ रहे हैं ना। तो जो मोलर कंसेप्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास। तो आप प्लीज मास याद कर लीजिएगा कि किसका मास कितना होता है, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल पाएंगे। ठीक है, Yes, ma'am. तो आज की क्लास क्लियर है सारी। ओके, थैंक यू। Yes, ma'am.